प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हुई। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को याद कर रहा है देश। दुर्ग जिले के 4 निकायों में 720 उम्मीदवार मैदान में। 20 दिसंबर को होगा मतदान। और लारा ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ के प्रभावितों को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री ने दी सभी को बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड चुनौतियों के बावजूद भारत रूस संबंधों में बदलाव नहीं आया तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हुई। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई मौलिक बदलाव के साथ नए भू राजनीतिक समीकरण भी उभरे हैं, लेकिन इन सभी बदलावों के बीच भारत रूस मैत्री सुदृढ़ रही है। कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना कालखंड में ये आपका दूसरी विदेश यात्रा है और भारत ने आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत को महाशक्ति, मित्र देश और विश्वसनीय सहयोगी मानता है। दोनों देशों के संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं और भविष्य में और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के अलावा दोनों देश आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ संघर्ष में भी सहयोगी रहे हैं। Minister, dear friend, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. शिखर वार्ता के बाद भारत और रूस की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी शीर्षक से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और शिक्षा सहित रिकॉर्ड 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को सदन से निष्कासित किए जाने के सवाल पर श्री जोशी ने बताया कि उन्हें निलंबित किए जाने के बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों ने जो कुछ भी किया है वह रिकॉर्ड में दर्ज है। जोशी ने कहा कि अगर ये निलंबित सदस्य अभी भी माफी मांग लेते हैं तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। संसद खेल स्पर्धा सभी अपने अपने क्षेत्र में जो अभी खेल का माहौल भी, द स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर इन द कंट्री, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ही, स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के काशी में भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल अध्यक्षों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों के त्याग, समर्पण और बलिदान को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिन हमारे देश के महान सेनानियों और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने और उसमें अपना योगदान देने की पावन भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि झंडा दिवस के अवसर पर प्रतीक स्वरूप जारी किए गए झंडे के माध्यम से हम सम्मान पूर्वक दान की परंपरा से जुड़ते हैं, क्योंकि इससे एकत्र होने वाली धनराशि हमारे जाबाज सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा शहीद परिवारों के कल्याण में अपना योगदान जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारतापूर्वक दान देकर सैनिक परिवारों के प्रति आदर और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सेना के पराक्रम को याद करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है। गृह मंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सहयोग राशि भेंट करते हुए कहा कि देश की सेवा करने वालों के सहयोग के लिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के संचालक ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने कहा कि यह पूर्व सैनिक तथा शहीद परिवारों के कल्याण के लिए योगदान देने मनाया जाता है। यह दिवस देश के वीर सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, उनको सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने हेतु पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस अवसर पर इस अवसर पर वेद प्रकाश साहू, बी रवि, सीएल साहू, KSR मूर्ति, नवल कुमार सहित भूतपूर्व सैनिक भी उपस्थित थे। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों भिलाई, रिसाली, चरौदा निगम और जामुल नगर पालिका में चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। चारों निकायों के 195 निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद भी चुनाव मैदान में 720 उम्मीदवार डटे हुए हैं। बताया गया है कि भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में 439 लोगों ने नामांकन भरा था, जिसमें 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया था, जबकि अंतिम दिन 119 निर्दलियों ने नाम वापस ले लिया था। इस तरह भिलाई निगम में 318 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह भिलाई चरौदा में 147 तथा रिसाली नगर निगम में 163 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जामुल नगर निगम में नाम वापसी के बाद 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिले के उप निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि चारों निकायों में नाम वापसी के बाद 720 उम्मीदवार शेष बचे हैं, जिनके बीच चुनावी मुकाबला होगा। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र वापसी के अंतिम दिन 195 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। अब चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है हमारे दुर्ग जिले के अंतर्गत जो 4 नगरीय निकाय है, इसमें 720 अभ्यर्थी बच गए हैं, जो अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में चिन्हित किए गए। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के इन चारों निकायों में होने वाले चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह जिला भी है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर एनटीपीसी लारा ताप विद्युत परियोजना रायगढ़ के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को पात्रता के अनुसार स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई है। जिले के कलेक्टर ने प्रभावित 9 गांवों के 49 भू विस्थापितों को नियुक्ति दी। रायगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने नौकरी प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी प्रभावित 6 भू विस्थापितों को नौकरी दी गई थी। इस तरह अब तक कुल 55 भू विस्थापितों को पात्रता के अनुसार नौकरी दी जा चुकी है। जिले के कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि एनटीपीसी लारा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजली संयंत्र है, जिसमें 800 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट है। इस संयंत्र से बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिलता है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट के लिए 9 गांव आरमुड़ा, बोड़ाझरिया, छपोरा, टेवलसुर्रा, झील गिटार, कांदागढ़, लारा, महलोई और रियापाली को की 2000 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहित की गई थी। इससे 2449 किसान प्रभावित हुए हैं। उसके बाद नौकरियां निकाली गई थी। तो पहले चरण में 6 लोगों को नौकरी मिली थी और बाकी क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर दोबारा से तो आज 49 लोगों को और नौकरियाँ कुल मिलाकर 55 नौकरी दे रहे हैं। 24 पद और बाकी है। तो उसके लिए कैटेगरी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं। एनटीपीसी द्वारा भू विस्थापितों के लिए आईआईटी डिप्लोमा, लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट जनरल के 69 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इनमें से 22 आरक्षित पदों पर नियुक्ति होना अभी शेष है। मुख्यमंत्री ने शेष बचे हुए पदों पर योग्यता अनुसार नियुक्ति प्रदान करने के लिए उचित पहल करने के निर्देश एनटीपीसी प्रबंधन के अधिकारियों और रायगढ़ कलेक्टर को दिए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित एनटीपीसी लारा के ईडी आलोक गुप्ता ने मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रभावित भू विस्थापितों और छत्तीसगढ़ के लोगों को भविष्य में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। बलरामपुर जिले में पशुधन विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम से जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके माध्यम से जहां एक और योजना से जोड़कर उन्नत किस्म के गौवंश के नस्ल तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर टैगिंग के माध्यम से गायों के पहचान पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत जिले के 6 विकास खंडों में वेटरनरी विभाग के डॉक्टरों की टीम द्वारा घर घर जाकर गौवंश का कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्नत नस्ल के गौवंश को बढ़ाने में मदद मिल रही है। ये भी गाय हैं सर, सब एक क्रॉस जर्सी हैं। ये यहीं पशु विभाग से कृत्रिम गर्भाधान के तहत इन लोगों का क्रॉस करवाता हूँ और जितने भी बछड़े और बच्चे दिख रहे हैं सब यहीं के क्रॉस किया हुआ है और दूध लगभग अभी 25-26 लीटर हो रहा है, क्योंकि बच्चा दिए हुए भी 4-5 माह हो गया। थोड़ा धीरे धीरे दूध कम हो रहा है और इसकी वजह से एक हमारे लिए बोलिए तो एक लाइनअप मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। पशुधन विकास विभाग के तकनीक सहायक संतोष कुमार ने बताया कि गौवंश के गर्भाधान के बाद बछड़े तैयार होने पर प्रति गर्भाधान लगभग 1200 रुपए कमीशन के रूप में मिलते हैं। करते हैं 3 माह पूर्ण हो जाता है, पीढ़ी जब प्रेग्नेंट हो जाती है गाय तो हमें 50 रुपये मिलता है शासन की ओर से। पुनः जब गाय बच्चा देती है तो वो जो है 700 रुपये हमें मिलता है। पुनः वही बछड़ा जो है हम लोग देख रेख करते हैं डिमार्मिंग वगैरह, उसके बाद जो है बताया गया है कि टैगिंग के माध्यम से जिले में पशुओं को पहचान देने का कार्य भी किया जा रहा है ताकि दुर्घटना के समय पशु मालिकों की पहचान की जा सके। और अब वॉलीबॉल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की अंतर क्षेत्रीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज से भिलाई में शुरू हुई। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित पंत स्टेडियम में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता एम जामुलकर ने किया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र के मुख्य अभियंता एम जामुलकर ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। दस टीम आई है पूरी पावर कंपनी से, जनरेशन से, ट्रांसमिशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। और दुर्ग क्षेत्र का यह सौभाग्य है कि दूसरे बार हमको वॉलीबॉल टीम को सफल संपादन करने हेतु दिया गया है। सभी बहुत उत्कृष्ट है, हमारे पूरे
जितने यहाँ के दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालन मंत्री से लेके नीचे स्तर तक मैडम से लेके हमारे जितने भी हैं बहुत ही प्रफुल्लित है कि इस कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक करवाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये सफलता हम दुर्ग रीजन को ही हासिल हो। हमारी पूरी भरसक प्रयास रहेगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच दुर्ग और रायपुर रीजन की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें रायपुर रीजन की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दुर्ग रीजन को 25-18 और 25-15 अंकों से हराया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 23 मैच खेले जाएंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ये समाप्त हुआ। नमस्कार।